अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके दिलो दिमाग पे हसद की बीमारी छा गई थी। मुसन्निफ आमना जाहिद। रात का आखिरी पहर चल रहा था। खून जमा देने वाली सर्द हवाएं चल रही थीं। चांद अपनी रोशनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ऐसे में एक लड़की अपनी पुश्त पर स्याह घने बाल बिखेरे चलती हुई किसी ट्रांस में छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो छत के दरवाजे की कुंडी खोलती है, सामने छत पर लोहे की सफ़ेद बारीक सलाखों वाली कुर्सी पर एक सफ़ेद पाँव तक आते लिबास में मलबूस लंबे बालों वाली एक औरत बैठी नज़र आती है। इस औरत का चेहरा आसमान की तरफ के अचानक से इस औरत ने रुख मोड़कर उस आने वाली लड़की को देखा। इस औरत का चेहरा किसी भी की भी जान निकाल देने के लिए काफ़ी था। सफ़ेद आंखों की पुतलियाँ, गला सड़ा चेहरा, जगह जगह से गोश्त गायब। इसका मकरूह चेहरा देखकर लड़की की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि उसे अपने कानों में भी उसके दिल की धड़कन की आवाज़ सुनाई देने लगी। अचानक वो औरत तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। लड़की ने फुर्ती से दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर वो औरत दरवाजे में इसके इस कदर करीब खड़ी हो गई कि उसकी बदबूदार सांसें उसके नथनों से टकराने लगी। औरत ने दिल दहला देने वाली मुस्कुराहट के साथ लड़की से कहा, आ गई हो तुम, अब तुम मेरे साथ जाओगी। ये बात सुनते ही एक सर्द लहर उस लड़की को अपनी रीढ़ की हड्डी में सरायत करती महसूस हुई। जैसे ही इस औरत ने हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाया, दिल खराश चीखों से अमन की आंख खुल गई। अमन की वालदा ने चीखों की आवाज़ सुनकर बेटी को अपने साथ लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अमन का बदन हौले हौले काँप रहा था। सख्त सर्दी के बावजूद पेशानी पसीने से अर्कालूद थी। वो एक ख्वाब था क्या? अमन ने खुद से सवाल किया। पंजाब का दिल बागों का पुररौनक शहर लाहौर, जो कि अपनी तारीख में अपनी मिसाल आप है, जहां रहने वाले जिंदा दिल लोग हर खास व आम को फराखदिली से खुशामदीद कहते हैं। बादशाही मस्जिद के करीब पुरानी बल खाती गलियों में पुरानी तर्ज का 10 मरले का कुशादा घर अपनी शान व शौकत आज भी कायम रखे हुए था। इस घर के मकीन कुल 7 अफराद थे। घर के सरबराह रईस साहब थे, जिनका अपना कपड़े का कारोबार था। उनकी बीवी फजीलत बेगम थी, जो कि एक नरम दिल और सादा मिजाज खातून थी। इनकी 3 बेटियां और एक बेटा था, अमन, हूर, शहरियार और नूरुल जहीन। सब बच्चे ज़ेरे तालीम थे। सब ज़हीन, बासलाहियत, खूबसूरत और खुश इखलाक थे। और 7वां फ़र्द बुआ जी, जिनके असल नाम की बजाय सभी ने बुआ जी कहकर पुकारा करते थे। बुआ जी के शौहर शादी के कुछ अरसे बाद ही वफ़ात पा गए थे। उनका अपना कोई ठिकाना नहीं था। तब से वो मुस्तकिल तौर पर फजीलत बेगम के घर पर ही रह रही थीं और काम में उनका हाथ भी बटाती थीं। कुलसूम, जो कि फजीलत बेगम की पुरानी जानने वाली थी, कुछ महीने पहले कुलसूम इनके मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी और अब इनके मोहल्लेदार भी थी। कुलसूम का फजीलत बेगम के घर काफ़ी आना जाना भी था। कुलसूम एक हासिद, खुदगर्ज, कीना रखने वाली एक शातिर और चालबाज औरत थी। वो खुद मुशक्क़त भरी कठिन ज़िंदगी बसर कर रही थी। वो फजीलत और इनके बच्चों को कामयाब और खुशहाल देखकर इनसे बेतहाशा हसद करती थी। हसद इंसान को जला देता है। इसी हसद की वजह से आग में एक दिन कुलसूम ने एक ख़तरनाक कदम उठाया। दिसंबर की एक दोपहर, हल्की हल्की सूरज की नरम धूप में, अमन अपने घर के खुले और कुशादा सहन में बैठी किसी सोच में गुम थी। रात के ख्वाब ने उसे सख्त तशवीश में मुब्तला कर रखा था। इन्हीं सोचों में गुम इसके जहन में झमाका सा हुआ और वो माजी के धुंधलकों में गर्दिश करने लगी। जब वो 10वीं जमात में थी, तब पहली बार उसने एक ख्वाब देखा था। वो देखती है कि उसके घर की छत पर एक औरत सफ़ेद लिबास में सुबह के वक्त दीवार के साथ एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काट रही है। इस औरत का हुलिया बहुत ख़राब था। सफ़ेद लिबास मैला और जगह जगह से फटा हुआ, बाल मिट्टी से अटे हुए और इसकी पुश्त पर बाल अजीब तरह से बिखरे हुए थे। उसकी आंखें ज़िंदगी से महरूम थीं। चेहरा इतना सुर्ख था कि दहकता हुआ अंगारा मालूम हो रहा था। देखते ही देखते इस औरत ने आसमान की तरफ मुंह उठाया और फ़िज़ा में तहलील हो गई। अमन ने यह ख्वाब घर में सबको सुनाया था, लेकिन उसे बच्चों की अपनी जहनी सोच कहकर टाल दिया गया। लेकिन तशवीश तब हुई जब अमन के स्कूल जाने के बाद साथ घर वाली लाइबा, जो कि कपड़े धोकर छत पर फैलाने की गर्ज से आई थी, इसने हकीकत में इनकी छत पर हूबहू वही मनाजिर देखा जो अमन ने ख्वाब में देखा था। चीखें मारती हुई लाइबा नीचे की जानिब भागी और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। इस वाक़े के बाद फजीलत बेगम और रईस साहब सख्त तशवीश में मुब्तला हो गए।
امن کے گھر آنے کے بعد ایک بار پھر اس کا خواب سنا گیا، جو کہ منوعن جیسا لائبہ نے بتایا تھا ویسا ہی تھا۔ رئیس صاحب فضیلت بیگم کے والد عبدالقادر صاحب سے اس معاملے پر مشاورت کرنا چاہتے تھے۔ عبدالقادر صاحب علم تھے، جو کہ روحانیت کا علم رکھتے تھے۔ دور دراز سے بھی لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آیا کرتے تھے۔ عبدالقادر صاحب کی صاحبزادی فضیلت کو بھی لڑکپن ہی سے اپنے بابا کی طرح سچے خواب آتے تھے، اور یہی وصف اپنے امن کو ورثے میں اپنے نانا جان اور امی جان کی طرف سے ملا تھا۔ یہ انکشاف انہیں عبدالقادر صاحب کو سارا واقعہ گوش گزار کرنے کے بعد ہوا۔ عبدالقادر صاحب نے انہیں اپنے علم سے بتایا کہ آپ کے گھر پر کسی نے سخت جادو ٹونا کیا ہوا ہے کہ مالی طور پر آپ لوگ بدحال ہو جائیں اور گھر میں پریشانی بھی آئے۔ انہوں نے نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کی تلقین کی اور ساتھ ہی دم کیا ہوا پانی بھی دیا، گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں۔ امن کی سوچ کا تسلسل ایک چناکے کے ساتھ ٹوٹ گیا جب اندر برآمدے میں سے کسی کی درد بھری چیخوں کی آواز سنائی دی۔ امن یا اللہ خیر کہتی ہوئی تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ سامنے بوا جی کی ٹانگ پر وزنی گلدان گر کر ٹوٹ چکا تھا، جبکہ اس کا ایک تیز دھار ٹکڑا ان کی ٹانگ کے آر پار ہو گیا تھا۔ ان کی ٹانگ سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ فوراً انہیں اسپتال لے کر جایا گیا اور ان کی ٹانگ کا آپریشن کیا گیا۔ بوا جی اس وقت بے ہوشی کی حالت میں بھی سخت تکلیف میں مبتلا تھیں۔ سب گھر والے شدید دکھ اور پریشانی میں مبتلا تھے اور نماز روزے کے پابند بوا جی کے لیے مسلسل دعا گو بھی تھے۔ 3 دن بعد شام کو بوا جی اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گئیں۔ زندگی پھر سے معمول پر آنے لگی۔ ایسے میں ایک رات خنک ہوائیں چل رہی تھیں، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اندھیرا اس قدر تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اچانک امن کی بے وجہ آنکھ کھل گئی۔ ناسمجھی کی حالت میں وہ چند لمحے لیٹی رہی، پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بے چینی سے کروٹیں بدلتے اس نے آہٹ سنی۔ ایک دم چونک کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی کہ رات کے اس پہر کون باہر پھر رہا ہے۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں بوا جی کی طبیعت بگڑ نہ گئی ہو۔ اسی خیال کے تحت وہ گرم چادر اوڑھے کمرے سے باہر آئی تو صحن میں حور چھت پر جاتی سیڑھیوں کی طرف جانب چلتی نظر آئی۔ امن اس کو دیکھ کر ایک دم سے چونکی کہ وہ رات امی کے کمرے میں سوئی تھی، مگر رات کے اس پہر سخت سرد موسم میں وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس دوران حور سیڑھیوں میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کی پشت امن کی طرف تھی، جس کے سبب وہ اس کا چہرہ دیکھ نہ سکی۔ امن شش و پنج میں مبتلا اس کے پاس جانے لگی۔ حور ہاتھوں پر تھوڑی ٹکائے آسمان پر تیور بدلتے سیاہ بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ حور تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ امن کے استفسار پر حور نے چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ میں بھی بے چین تھی تمہاری طرح، اس نے مسکرا کر کہا۔ امن کو اس کی مسکراہٹ عجیب پراسرار سی لگی۔ اس کی آواز سن کر ایسے لگا جیسے سارا ماحول ایک لمحے کے لیے ساکت سا ہو گیا ہو۔ اس وحشت زدہ ماحول میں امن نے بے اختیار چہرہ گھما کر امی کے کمرے کی جانب دیکھا، جہاں تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ چلو حور اٹھو، واپس کمرے میں چلو، تمہیں سردی۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی امن نے چہرہ گھما کر حور کی جانب دیکھا تو گنگ ہو گئی۔ سیڑھیاں ویران تھیں، حور وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ وہ خوفزدہ سی دوڑتی ہوئی امی کے کمرے میں پہنچی۔ کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے اس نے لائٹ جلائی۔ لائٹ آن ہونے کی وجہ سے امی بھی نیند سے بیدار ہو گئیں۔ امن نے حور کا کمبل ہٹایا تو حور کو سوتے ہوئے وہاں پر پایا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ اسے گہری نیند سے جگایا گیا ہے۔ تم ابھی سیڑھیوں میں کیا کر رہی تھی؟ امن نے حور سے ہیجانی کیفیت میں پوچھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ مجھے گہری نیند سے جگا کر پوچھ رہی ہو کہ میں وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ حور نے سخت بیزاری اور غصے کے بھری لہجے میں کہا۔ تو پھر دروازہ کیوں کھلا ہے؟ امن نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ فضیلت بیگم جو پریشان سی ان کی باتیں سن رہی تھیں بولیں، میں نے سونے سے پہلے حور سے کہا تھا کہ دروازہ بند کر لو، مگر لگتا ہے یہ بھول گئی تھی۔ حور بوجھل آنکھوں سے کمبل لپیٹ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ امن خوف اور سردی سے کپ کپاتی امی کی گود میں سر لگ کر لیٹ گئی۔ امی نے اس پر کمبل درست کر دیا اور پیار سے اس سے پوچھا، امن کیا پھر سے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے؟ امی وہ خواب نہیں تھا، اور اسے سارا آنکھوں دیکھا واقعہ امی کو سنا دیا۔ کلثوم رات کے اندھیرے میں منہ لپیٹے ایک آبادی سے دور ویلانے میں موجود ایک ٹوٹی پھوٹی اور گندی عمارت میں داخل ہوتی ہے، جہاں پر ایک کرخت شکل آدمی جس کی ایک آنکھ پتھر کی تھی اسے سیاہ چوغا پہن رکھا تھا، جو کہ بے حد بوسیدہ تھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں موٹی موٹی نگینوں والی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں، گلے میں بھی کئی طرح کی مالا پہن رکھی تھی، اور اس کے بال بھی ترتیب سے بڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ اپنے سامنے آگ جلائے بیٹھا کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ کالے علم کا ماہر تھا۔ جس کمرے میں وہ موجود تھا وہاں عجیب و غریب شکلوں والی تصویریں اور دیواروں پر آویزہ تھیں۔
कमरे में सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। एक दीवार पर एक खौफनाक जानवर का कटा हुआ सर लटक रहा था, जो मजीद हौलनाकी में इजाफा कर रहा था। वहाँ के दरो दीवार से नहुसत टपक रही थी। कुलसूम घबराते हुए कमरे में दाखिल हुई और इस आदमी से कुछ फासले पर बैठ गई और इसका जायज़ा लेने लगी। इस आदमी ने अचानक अपनी सुर्ख आंखें खोली। करख्त चेहरे पर सुर्ख आंखें और इर्द गिर्द का माहौल किसी भी आम इंसान के लिए आसाब शल कर देने के लिए काफ़ी था, लेकिन कुलसूम जिस गलीज़ काम के लिए यहाँ पर मौजूद थी, इस पर कुछ भी असर अंदाज नहीं हो रहा था। इसने अपना मुद्दा बयान किया कि मैं फजीलत और इसके ख़ानदान को तबाह और बर्बाद कर देना चाहती हूँ, उनका आराम और सुकून बर्बाद करना चाहती हूँ। जब मैं इन्हें अपने घर बाहर में मुतमईन और बच्चों के साथ खुशबाश देखती हूँ तो मेरे सीने पर सांप लौटते हैं। कुछ ऐसा करो कि वो हंसना भूल जाए, हर बनता काम ख़राब हो जाए, वो पल पल सुकून को तरसे और उसे सुकून नसीब ना हो। जिस तरह मैं तड़पी थी वो भी बिल्कुल इसी तरह तड़पे। इस फजीलत ने मुझसे रईस को छीन लिया। मेरी शादी रईस से होनी थी, मेरे लिए रईस का रिश्ता आया था, लेकिन फजीलत भी मेरे साथ ही मौजूद थी। रईस की अम्मा ने मेरी जगह इसको पसंद कर लिया और फजीलत को अपनी बहू बना लिया। जिस मकाम पर आज फजीलत मौजूद है वो मेरा मकाम था, मैं उससे वो मकाम छीन लेना चाहती हूँ। इस आदमी ने मकरूह मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें इसका मुआवजा अदा करना होगा। कुलसूम ने इस शैतानी काम के एवज़ इसे भारी रकम अदा की। अली सुबह फजीलत बेगम अपने बाबा जान के पास पहुंच गईं और अमन के पहले ख्वाब, बुआ जी की चोट, कल रात हूर वाला वाक़या और रईस और फजीलत बेगम की शादी के इतने सालों में पहली झगड़े के बारे में बताया। अब्दुल कादिर साहब गौर से इसकी बात सुन रहे थे। इनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे, मगर बात सुनने के बाद उन्होंने फजीलत को बताया कि तुम्हारे घर पर किसी ने जादू करवाया है। फ़िलहाल तुम सब नमाज रोज़े की पाबंदी करो और ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत किया करो। मैं कल सुबह खुद आपके पास आऊँगा। फजीलत बेगम घर आकर भी बेहद परेशान और बेचैन रहीं कि कौन इस हद तक जा सकता है। रात में फिर मामूली सी बात पर रईस और फजीलत की खूब लड़ाई हुई। सारी रात परेशानी में गुजरी। अगली सुबह अब्दुल कादिर साहब खुद उनके घर आए। सारे घर के एक एक कमरे में पढ़ाई की। फिर रईस और फजीलत को बताया कि किसी ने काले इल्म के माहिर जादूगर से सख्त अमल करवाया है, जो आप लोगों के घराने को तबाह बर्बाद करना चाहता है। मेरे इल्म के मुताबिक ये किसी औरत का काम है जिसका घर आपके घर से ज़्यादा आना जाना है। फजीलत ने सोचा कि हमारे रिश्तेदार तो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और ज़्यादा किसी का आना जाना भी नहीं, मोहल्ले में भी मेल मिलाप इतना ज़्यादा नहीं, फिर कौन? अचानक उनके जहन में एक चेहरा आया। सिर्फ कुलसूम ही ज़्यादा आती जाती है, उन्होंने शौक लहजे में कहा। वो सदमे से गंग थी। फजीलत इसे बहनों की तरह समझती थी और वो इनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने पर तुली थी। बिल्कुल ये इसी का काम है। उन्हें दिली तकलीफ़ हुई और शदीद गुस्सा आया। मारे आस्तीन। अब्दुल कादिर साहब ने उन्हें मज़ीद बताया, मैंने आप लोगों के घर को पाक करके हिसार बांध दिया है और एहतियात करें कि वो औरत दोबारा इस घर में दाखिल ना हो, वरना फिर परेशानी का सामना होगा। अब आप लोग ये दम किया हुआ पानी घर में छिड़काव करें और ख़ुद भी पिएं। सूरतुल बकरा को 40 दिन तक घर में बुलंद आवाज़ में सुनें और कोशिश करें कि सब लोग बावजू रहें और आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ का वेद करते रहा करें। ये तावीज़ आप सब की हिफाजत के लिए हैं। ये खुद भी पहने और घर में भी हर कमरे की दीवारों पर लगाएं। कुलसूम का घर में सख्ती से दाखिला बंद कर दिया गया और इससे हर किस्म का मेल जोल भी ख़त्म कर दिया गया। अब्दुल कादिर साहब की हिदायत पर अमल किया गया। इसके बाद ज़िंदगी फिर से मामूल पर चलना शुरू हो गई। अब्दुल कादिर साहब ने सोचा, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, एक दिन ये खुद पर वापस ज़रूर पलटती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मकाफ़ात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर पिसती बहुत बारीक है।